हाय, हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज वापस मैं बहुत दिनों के बाद जीएस का वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। अब आपको कंटिन्यू जीएस का वीडियो सीक्वेंस में मिलता रहेगा। मैं आप लोगों के बीच इंडियन पॉलिटी को लेकर उपस्थित हूं। इंडियन पॉलिटी को कई एक भागों में बांटा गया है और उसमें से आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कौन कौन सा चैप्टर है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कुल 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर्स हैं जिसको हम लोग को अध्ययन करना है, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना हिस्ट्री से किस तरह से जो कंपनी रूल या क्राउन रूल में जो एक्ट्स वगैरह थे उस एक्ट्स में से क्या क्या चीजें लिया गया है और किन किन चीजें, कौन कौन सी चीजें निहित है, कौन कौन सा एक्ट निहित है या कौन कौन से एक्ट पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है, डिपेंड करता है। ये सारी चीजों को हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में उसका अध्ययन करेंगे। फिर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ। थर्ड चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किस किस कॉन्सेप्ट पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना हुआ है। फिर है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या, संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी मुख्य बातें हैं, इस चैप्टर में हम लोग इसकी फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक एग्जामिनेशन से एक दो क्वेश्चन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस संविधान में हम लोग संशोधन, अमेंडमेंट, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है, समयानुकूल, परिस्थिति अनुकूल संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ता है, तो उन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। एंड लास्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आधारभूत संरचना कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, उन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के कुल 7 चैप्टर्स है जिसको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। आज हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग कुछ डेट्स आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आइए हम लोग उस डेट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूं, चर्चा करता हूं कि इस जो डेट्स हैं इनकी क्या खासियत है और क्या इसकी विशेषता है। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे 1600। तो 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ, आप नाम सुने होंगे, एलिजाबेथ फर्स्ट, ये क्वीन थी, इंग्लैंड की महारानी थी। इन्होंने क्या किया, एक चार्टर ग्रांट किया, एक चार्टर ग्रांट किया। और जो चार्टर ग्रांट किया उस चार्टर के तहत ब्रिटिशर्स को एक्सक्लूसिव पावर मिल गया ट्रेड करने का इंडिया में। मींस ड्यू टू द चार्टर ग्रांटेड बाय एलिजाबेथ फर्स्ट, ब्रिटिशर्स गॉट एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। और उस चार्टर के तहत 1608 में ब्रिटिशर्स कैम टू इंडिया, भारत वो आता है, कैम टू इंडिया कब आता है, 1608 में। कौन, और वो एक कंपनी बना के आता है और उस कंपनी का नाम रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में एक ट्रेडर के रूप में, एक व्यापारी के रूप में भारत आता है। और वो किस अधिकार से आता है, तो एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा जो चार्टर ग्रांट किया जाता है उस चार्टर से इसको अधिकार मिलता है और उस अधिकार के तहत 1608 में व्यापारी बनके भारत आता है और यहां व्यापार शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है। 1765 ईस्वी में, आप 1765 ईस्वी में एक बहुत बड़ी घटना घटती है और वो घटना ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को
ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल जाता है। कहां कहां? तो बंगाल के लिए, बिहार के लिए और ओडिशा के लिए। यहां ये तीन, बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती है। दीवानी क्या है? तो दीवानी है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सोशल जस्टिस। रेवेन्यू पर और सोशल जस्टिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया जाता है कि आप इस पे अपना फैसला ले सकते हैं। वो अधिकार जो दीवानी जो मिलता है वो किसके आधार पर मिलता है, किसके तहत मिलता है, ऐसी क्या घटना घटती है? तो मैं आपको बता दूं कि 22-23 अक्टूबर बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर नाम सुने होंगे आप लोग, बक्सर की लड़ाई। बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर की जो लड़ाई होती है 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, उसमें जो लड़ाई लड़ा जाता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्पायर, मुगल बादशाह होता है शाह आलम, और इधर से भारत की ओर से शाह आलम नेतृत्व करता है और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी नेतृत्व करती है। दोनों के बीच बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें शाह आलम हार जाता है, ये डिफीट हो जाता है, ये हार जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विजयी होता है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होता है तो एक ट्रीटी होता है इलाहाबाद की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है, ये आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये होता है शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी ट्रीटी के तहत 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का राइट्स मिल जाता है। कहां कहां की दीवानी? बंगाल, बिहार और ओडिशा। दीवानी में क्या होता है? तो ही गॉट द पावर ओवर रेवेन्यू एंड सोशल जस्टिस। फिर आगे आप एक डेट देख रहे होंगे 1858। आपको पता होगा कि 1857 का सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी होता है। ये इसके तहत जो भारत का संचालन है, शासन है, वो डायरेक्ट चला जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से संचालन शुरू करता है। भारत का गवर्नेंस को संचालित करने का, गवर्न करने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथों में लेता है। इसलिए यह डेट इंपॉर्टेंट है। 1757 का सिपाही विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी से भारत का संचालन ब्रिटिश गवर्नमेंट करना शुरू करती है। एक डेट आप यहां पे देख रहे होंगे 1946। चूंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे एक्ट्स आते हैं 1773 का से शुरू करके 1947 के बीच में बहुत सारा एक्ट आता है, बहुत सारा चार्टर आता है ना। तो वो एक्ट और चार्टर या तो ईस्ट इंडिया कंपनी लाया, या तो क्राउन लाया, या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लाया। तो 1946 में भारत को एक राइट्स दिया जाता है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए जो आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगा। इसीलिए 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, और जिसका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, भारतीय संविधान का निर्माण करना। फिर 15 अगस्त 1947 को इंडिया गॉट फ्रीडम। आपको सबको पता होगा, इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को आजादी मिल जाती है। जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, वो संविधान के बनाने के राह पे चलता है और बहुत सारे टेबल टॉक्स होते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे बैठकें होते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद जाके 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
कैम इन एग्जिस्ट, तब से ये लागू होता है। तो ये आप एक ने सीक्वेंस आपने देखा कि किस तरह से एक व्यापारी बन के ईस्ट इंडिया कंपनी आता है और भारत में संचालक बन जाता है, भारत का गवर्नेंस का संचालन, शासन का संचालन करना शुरू कर देता है। तो इन सारे घटनाक्रम में आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसके जो रूट्स हैं, भारतीय संविधान के जो जड़ है, वो आपके ब्रिटिश काल में, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ड्यूरिंग द कंपनी रूल, ड्यूरिंग द क्राउन रूल, जो भी चार्टर एक्ट्स आए उसमें निहित आपको मिलेगा। तो इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो इसको हम लोग दो भाग में बांट के अध्ययन कर सकते हैं। वो दो भाग क्या होगा, एक दो ड्यूरेशन हम लोग बनाएंगे। एक आपका मान के चलते टाइमलाइन 1773 से 1858। दोस्तों ये 1773 से 1858 का जो ड्यूरेशन है, इसको हम लोग कहते हैं कंपनी रूल, इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी रूल। और फिर 1858 से 1947 तक इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन रूल, क्राउन रूल। तो हम लोग इसको जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको दो सेक्शन में हम लोग बांट के अध्ययन करेंगे। एक हम लोग करेंगे कंपनी रूल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत शासन संचालित होता था, और उसके संरक्षण में, उसके काल में, उसके पीरियड में जो भी चार्टर्स आए, जो भी एक्ट आए, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और वो हो कंपनी रूल्स कब से कब तक, 1773 से 1858 तक। उसके बाद 1858 से आजादी तक, यानी कि 1947 तक। आपने अभी यहां देखा कि 1858 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथों में भारत की शासन को ले लेता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से संचालन करता है। इसीलिए इसके काल को 1858 से 1947 के जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन रूल। तो ये दो पार्ट में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के बीच 1773 से 1858 यानी कंपनी रूल के तहत एक एक एक्ट के बारे में हम आप लोग के बीच वीडियो लेकर आऊंगा, और एक एक एक्ट को हम लोग छोटे छोटे वीडियो के रूप में देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। और हम लोग यह देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस एक्ट में क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है हम लोग को यह देखना कि हमारे लिए इसमें काम की चीजें क्या है। और आपको पता है कि समुद्र के किनारे बैठ के मोती निकाला नहीं जा सकता है, मोती निकालने के लिए समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जीएस भी उसी तरह है। अगर आप एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो आप चुपचाप बैठकर उसका रणनीति से तैयारी ना करके आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक रणनीति चाहिए और उसके लिए उसमें डूबना पड़ेगा, जीएस के समुद्र में डूबना पड़ेगा। तो आइए अगले वीडियो से हम लोग जीएस के समुद्र में गोता लगाते हैं और अपने काम के मोती को चुन चुन कर निकालने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जाए। धन्यवाद।